पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 का हम लोग आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि द इलास्टिक बिहेवियर दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस को यूज करके कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन A1 बोला है कि द डायमीटर ऑफ अ ब्रास इज 4 मिलीमीटर। तो डायमीटर दिया गया है हमें 4 मिलीमीटर। यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है हमें 9 इंटू 10 Newton per meters, and the force required to stretch it by 0.1% of its length. तो अब ये हुआ है यहाँ पे कि हमें पता है कि यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो हम लिख सकते हैं सीधा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का डेल्टा एल, तो एल ऊपर चला जाएगा। तो इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन बनता है। हमें निकालना है फोर्स, तो फोर्स के टर्म्स में अगर हम लोग देखें इसको तो ये हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया बाय एल डेल्टा एल। सही बात है ना। यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, डेल्टा एल बाय एल की भी वैल्यू दी गई है इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास है वैल्यू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाय 1% ऑफ इट्स लेंथ। तो 1% ऑफ इट्स लेंथ मतलब क्या होता है, जो भी एक्सटेंशन हुआ है डेल्टा एल बाय एल उसका रेशो, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0.1% आएगा। सही बात है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू 0.1 बाय 100। ठीक, तो ये हो गया हमारा तो वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सो फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस है हमारा 9 इंटू 10⁻10 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग पाई d²/4 लिख सकते हैं, और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 0.1/100, है ना। प्रीवियस इक्वेशन से, प्रीवियस जो स्क्रीन में दिखा आपको वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करके d² की वैल्यू डाल सकते हैं। d² हमारा d था हमारा डायमीटर 4 मिलीमीटर, तो अब डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻10 इंटू पाई d² कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, तो ये 4 ने यहाँ पे 4 को ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास बचता है 9 इंटू 4 इंटू पावर बन जाएगा सबका, ये 10⁻9 हो जाएगा इसके साथ, और ये 9 कैंसिल होके बनेगा 10 पाई। ठीक है, 9 इंटू 4 इंटू 10 पाई। तो अपने पास ऑप्शन दिख रहा है कि कुछ पाई की वैल्यू तो मल्टीप्लाई नहीं की है किसी ने, तो अब अपने पास है 9 इंटू 4 पाई इंटू 10, ऐसा था सब कुछ। तो यह आ जाएगा 360 पाई न्यूटन। तो हमारी फोर्स की वैल्यू हो जाती है 360 पाई न्यूटन। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप इजीली कर सकते हो इसको। हमें पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट when loaded with a weight in air it expands by LA। तो कोई वायर है
जिसको हमने एयर में सस्पेंड करके रखा है उसका वेट W है, तो L है, इसमें एक्सटेंशन आएगा डेल्टा L एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो एयर में रखा गया है, ठीक है। लेकिन व्हेन इट इज इमर्स इन वाटर, इसको सेम वायर को हमने वाटर में इमर्स कर दिया सपोज, वाटर में इमर्स कर दिया। वाटर में इमर्स करने के बाद यहाँ पर लगेगा बॉयंट फोर्स और वेट, ठीक है। तो यहाँ पे बस वेट लग रहा था क्योंकि बॉयंसी एयर की हमने निग्लिजिबल मान ली है ना। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन मिलेगा उसका रिलेशनशिप क्या आएगा, mgl, ये हो गया फोर्स डेल्टा एल इक्वल टू वाई ए, ठीक है। मतलब यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में हम अगर लिखे हमें फोर्स अपॉन एरिया एल बाई ए, और यहाँ डेल्टा एल मिलेगा एयर के टर्म्स में। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो वेट होगा वाटर का वो निकालना पड़ेगा हमको, बॉयंसी भी लग रही है यहाँ पे, तो वेट माइनस जो बॉयंट फोर्स मिलेगा, बॉयंट फोर्स कितना मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगने वाला है उसको निकालेंगे, और ये जो एयर की वैल्यू है, मतलब ये जनरल इक्वेशन है, इसमें दोनों को इक्वेट करके आंसर लेके आना पड़ेगा। तो करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो पहले केस में फोर्स तो mg था, दूसरे केस में mg माइनस बॉयंट फोर्स दैट इज v डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g, सही बात है। तो ये होगा mg माइनस, ये दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मतलब क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सही बात है ना, टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो एम जी बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, सही बात है। तो आपको सवाल पूरा पढ़ते हैं, दिया गया है कि द एक्सटेंशन इज रिड्यूस टू LW जब वो पानी में जाता है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल निकालना है आपको। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी मतलब मटेरियल का होता है डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रिलेटिव डेंसिटी हो गया, एनीथिंग विच इज कंपेयर टू वाटर, उसमें रिलेटिव डेंसिटी हमको मिलता है। तो हमें दोनों जगह का फोर्स मिला है, इसका एयर में इतना फोर्स है और वाटर में लगने वाला ये फोर्स है, और हमारे पास इक्वेशन भी है। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एल यहाँ पे आता है, डेल्टा एल इधर, सॉरी डेल्टा एल है ना। तो ये मिल जाएगा हमें डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो एयर के लिए एक बार कर सकते हैं, वाटर के लिए एक बार कर सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू हमको मिल गई है दोनों जगह पर, है ना, तो इजीली किया जा सकता है। तो पहले केस में क्या होगा, फॉर एक्सटेंशन इन, दूसरा कलर लेता हूँ, फॉर एक्सटेंशन इन एयर क्या आ जाएगा, mg अपॉन एरिया इंटू एल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही है, लेंथ भी उतना ही है, बस फोर्स चेंज हुआ है ना। तो उसका ही रिलेशनशिप निकालते हैं फिर सीधा सीधा। ठीक है,
तो अब सीधा सीधा न्यूमरेटर भी हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर दिस इज फोर्स इट इज mg अपॉन a इंटू एल, और इसके लिए आएगा, वाटर के लिए आएगा फोर्स कितना, उसका कितना था, mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन एरिया इंटू लेंथ। तो हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर्स ही इक्वेट करने पड़ेंगे हमको, है ना, क्योंकि हमें चाहिए डेंसिटी ऑफ। तो यहाँ पे अगर हमने इसका रेशो लिया तो ये mg g कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा डिनोमिनेटर में था, है ना, तो बचा अपना, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा था ना, वन माइनस डेल्टा, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड बचा था। ठीक है, तो इसी को बचाते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, यही बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर रेसिप्रोकल ले लो इसका, ठीक है ना। तो ये जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ extension in water upon extension in air is equal to 1 minus density of water upon density of the body। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, 1 माइनस एक्सटेंशन इन वाटर अपॉन एक्सटेंशन इन एयर। तो ये आ जाएगा एक्सटेंशन इन एयर, एक्सटेंशन इज वाटर अपॉन एक्सटेंशन इन एयर। इसको हमने लिखा, और हमें इक्वेशन चाहिए था डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी लेके आते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर एल ए बाय एल ए माइनस एल डब्ल्यू होगा तो दैट विल बी योर आंसर। दिया हुआ है क्या, है ना। तो ए इज द राइट आंसर, सिंपल है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़, ये स्क्रीन में मैं जो भी लिख पा रहा हूँ उसके वजह से अगर हुई होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि लिखने में तकलीफ हो रही है। तो A3 क्वेश्चंस पे, A3 पे बढ़ते हैं। क्या बोला है हमें, 2 wires of equal length and cross sectional area suspended as shown in the figure. The Young's modulus are y1 and y2. Young's modulus are y1 and y2. The equivalent Young's modulus will be, equivalent Young's modulus क्या होता है, जैसे दोनों वायर्स हैं, दोनों की यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, y1 है और ये y2 है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस के लिए वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ दिया हुआ है, मतलब L दोनों का इक्वल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। ठीक है, बस यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन अलग अलग आएगा। इसका डेल्टा L और इसका डेल्टा L2, इसका L1 इसका L2 अलग अलग होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस निकालना है हमें। इक्विवेलेंट मतलब एक यंग्स मॉडुलस दोनों का मिला के क्या होगा। तो अगर हम इक्विवेलेंस की बात करें तो इसको हम एज अ स्प्रिंग कंसिडर करते हैं और यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में निकालते हैं, तो ये K1 हो जाएगा हमारा, है ना। हमने क्या लिखा था, तो Kx, सही बात है। तो फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू A बाय L इंटू x, जो कि एक्सटेंशन है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं K इंटू वाई ए बाय L।
है ना, ये किया था हमने। अब अगर ऐसा है तो हमारे पास K1 भी है, हमारे पास K2 भी है, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 और ये यंग्स मॉडुलस ऑफ 2, एरिया और लेंथ तो सेम ही है दोनों की, ठीक है। K1 K2 दोनों के लिए, तो K1 K2 अब हमें पता है कि दोनों पैरेलल है, मतलब उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2, सही बात है, तो ये आ जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंस की वैल्यू जैसे एडिटिव क्वांटिटी है, तो हम लोग अगर सेम स्प्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में करते हैं, तो एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस को बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर आर 2R हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इक्विवेलेंट की वैल्यू लें तो ट्वाइस ऑफ 2A फॉर सेम वायर्स, ऐसा लेंगे। तो यहाँ पे K1 K2 आया तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L कॉमन है, y1 प्लस y2 होगा, तो ये कैंसिल हो गया। सो y इक्विवेलेंट बिकम्स y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको मिलता है, तो आप ये वाला रिलेशन भी लेके आ सकते हो कुछ गड़बड़ी करके, इसको ट्राई करो, पर सही आंसर ये होगा आपका। देन आपको दिया है यहाँ पे इक्वेशन 4 में द लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ, load versus elongation graph for 4 wires of same material is shown in figure. The thinnest wire is represented by, अब लोड और इलोंगेशन का ग्राफ दिया गया है, तो जिसका स्लोप कम है ना। अब इलोंगेशन और ये फोर्स, इलोंगेशन फोर्स, इलोंगेशन फोर्स, इलोंगेशन फोर्स, तो सबसे कम इलोंगेशन तो ओडी का है, सबसे ज़्यादा इलोंगेशन किसका मिल रहा है, सबसे कम लोड पे सबसे ज़्यादा इलोंगेशन मिल रहा है। अब 4 वायर्स सेम मटेरियल के हैं, है ना, तो थिनेस्ट वायर सेम लेंथ भी है, पकड़ना पड़ेगा ना, सेम लेंथ के वायर लेंगे सेम मटेरियल के, तभी कितना एक्सटेंशन हुआ समझेगा। तो यहाँ पे और एक वर्ड याद ऐड कर लो, सेम लेंथ, सेम लेंथ के होंगे तब हमको पता चलेगा। तो सबसे ज़्यादा इलोंगेशन तो OA में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा इलोंगेशन, है ना, कम लोड पे, समझ में आ रहा है। देन सेक्शन बी, shear stress टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन shear मॉडुलस, तीनों ये shear स्ट्रेस का, shear टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, shear मॉडुलस इसमें मिल रहा है हमको। अब आपको बोला है कि स्क्वायर ब्रास प्लेट, स्क्वायर की ब्रास प्लेट है, उसकी साइड है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और थिकनेस है उसका, मतलब ये वाला साइड, मोटा वाला साइड 0.005 meters is subjected to a force on its smaller opposite edge causing a displacement of 0.02 centimeter. If the shear modulus of brass
अब शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, ईटा दैट इज 0.4 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। तो आपको आंसर आ जाएगा इजीली कि जिस प्लेट पे लगा रहे हैं, है ना, वो आपको बोला है कि स्मॉलर अपोजिट एज पे लगाया है, मतलब इस एज पे लगाया होगा, ये वाले एज पे। तो आपने फोर्स जो लगाया है इस एज पे लगाया, तो ये आपका फोर्स हो गया। ठीक है, जिससे आपको मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स जो लगाया आपने, जिसकी वजह से आपको शेयरिंग स्ट्रेस अब मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास यंग्स मॉड्यूलस है, ईटा है, आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स आ जाएगा आपका, क्या होगा, पहले यंग्स शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, और ये हम लोग लेते थे tan फाई लेते थे, अगर एकदम छोटा है तो फिर फाई ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू ए tan फाई। सही बात है। तो अगर इसको लिखना है तो ये आ जाएगा ईटा, ईटा की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, ईटा ए इंटू tan फाई कैसा होगा, अगर एक्सटेंशन हो रहा है किसी भी जगह पर, तो ये अननोन वैल्यू हो जाएगी x और ये हाइट हो जाएगी h। तो हमारा तो साइड था 1 मीटर, और ये जो होगी वैल्यू अननोन, वो दी गई है हमको कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 मीटर्स सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ पर वैल्यूज लिखता हूँ मैं, ये वैल्यू याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, जहाँ पर टेंजेंट फाई, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो वो बनेगा फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है हो जाएगा x बाय जो भी साइड है स्क्वायर की ना, वो हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईटा का वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻11 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा इसका, एज 1 मीटर है और थिकनेस और स्मॉलर साइड पे लगा हुआ है, स्मॉलर साइड पे लगा हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको 0.05 इंटू 1, है ना, स्मॉलर साइड इज 0.005 0.005 इंटू 1, सही बात है, इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये क्रूशल है कि अगर वो स्मॉलर एज पे लग रहा है, इसका मतलब जो थिकनेस और उसका उस प्लेट का एरिया है, मतलब ये वाला एरिया प्लेट का जो स्मॉलर एरिया है उसको लेना है हमें। ठीक है, तो ये इसमें याद रखिए आपको, तो आपको आ जाएगा अब आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन C1 ब्लॉक आपको दिया गया है कि तो प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है। बोला है कि अब मेटल ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन वैक्यूम चेम्बर। तो पहले बाहर रखा था, फिर एक वैक्यूम चेम्बर में रखा, तो वैक्यूम चेम्बर में तो प्रेशर 0 होता है, उसमें ब्लॉक रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा था, छोटा बना देता हूँ ये बॉल, मतलब बाहर प्रेशर की वजह से छोटा होगा, और जैसे ही वैक्यूम चेम्बर में डाला होगा थोड़ा सा एक्सपांड हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा चारों तरफ से, P ATM इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर, सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन वैक्यूम चेम्बर,
द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या चाहिए हमें? डेल्टा वी बाई वी, ये निकालते हैं ना हम लोग, मतलब स्ट्रेन ही निकालते हैं हम लोग। तो सीधा सीधा है, बल्क मॉड्यूलस इज नथिंग बट प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी। मॉड्यूलस में लिख सकते हैं इसको। तो हमें वैल्यू चाहिए डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस। प्रेशर कितना है? 10⁵ पास्कल अपॉन बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दी गई है हमको 1.25 इंटू 10⁻11। तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 10⁵5 कैंसिल, तो 10⁻⁻6 ऊपर हो जाएगा, दिया जाएगा 1/1.25। तो इसको निकालते हैं अब। तो क्या मैं इसको 125 लिख सकता हूँ नीचे, और ऊपर चला जाएगा तो ये 100/125 हो जाएगा। सही है ना? तो ये हो जाएगा 1/125 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, ये था 10⁻⁻6 इसके बाजू में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100/125। हो जाएगा 4/5। 4/5 मतलब होता है 0.8। 0.8 इंटू 10⁻⁻6। तो लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 10⁻⁻7। क्या सेम रे? कोई यूनिट नहीं है इसका, ऑप्शन दिया गया हमको। ठीक है, तो ऐसे सारे सवाल आपको फॉर्मूला बेस्ड सारे पूछे हैं। D1 का क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ करना है। इफ क्या बोला है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज V, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो V दिया हुआ है हमको। ऑन स्ट्रेचिंग इट बाय 2 सेंटीमीटर, if potential energy of a spring is V on stretching it by 2 centimeter, then its potential energy when it is stretched by 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से उसको स्ट्रेच करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो सिंपल है कुछ, हाफ के 2 स्क्वायर पहला आ जाएगा, V डैश तो हाफ के 10 स्क्वायर। तो कितने टर्म्स में आ जाएगा? तो ये पूछा है आपको। हाफ पहला हो जाएगा 400, तो 4 टाइम्स ज़्यादा आएगा, सॉरी 25 टाइम्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये भी हाफ के 25 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये पहली वैल्यू आ जाएगी V की, तो V डैश इज इक्वल टू 25 टाइम्स V। ये रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो D इज द राइट आंसर दिया हुआ है वहाँ पे। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हमको दिए जाते हैं कभी कभी, इनको सॉल्व करना है। देन इफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ 1 मिलीमीटर इज 2 जूल्स। तो वर्क डन कितना है हमारा? 2 जूल्स है ना? फिर वर्क डन अगर 2 जूल है इन एक्सटेंड वायर ऑफ in stretching a wire of 1 millimeter by 1 millimeter, so 1 millimeter work necessary for stretching another wire of same material but with double the radius and half the length by 1 millimeter। सिचुएशन दिया गया हमको। अब इसको करेंगे कैसे कि वर्क डन और लेंथ का बोला गया है, तो अब सीधा सीधा है हिसाब कि स्ट्रेचिंग स्प्रिंग से कर सकते हैं क्या हम, विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों में वर्क डन और ये सेम ही है, और हम के की जगह ये पूछ सकते हैं वायर सेम है क्या, विथ सेम मटेरियल है। यस,
वायर ऑफ सेम मटेरियल, तो के इज इक्वल टू, जैसे अगर हम इसको कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो स्ट्रेस के लिए क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, इंटू स्ट्रेन के लिए डेल्टा एल बाय एल, और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो ये तो कैंसिल हो गया, हाफ बचा, तो फोर्स इंटू लेंथ को मिल रहा है, तो फोर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पे, लेकिन एरिया भी तो हमको चाहिए, क्योंकि आपको बोला गया है तो रेडियस के टर्म्स में लिखना है इसको। रेडियस के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रेडियस के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, रेडियस के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर था, के की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं जो कि के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स एंड फोर्स इज इक्वल टू वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पर के की जगह हम लिख सकते हैं, अब डेल्टा एल भी तो फोर्स के टर्म्स में हम लिख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे फोर्स की जगह पुट कर देना चाहिए था हमने पिछले इक्वेशन में। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाफ, देखो U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, जो कि कैंसिल हो गया था, इंटू डेल्टा एल। फोर्स की जगह लिख दो क्या, एक्सटेंशन अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, ऐसा लिख सकते हैं ना, गलती कर रहा हूँ क्या मैं, इंटू डेल्टा एल। सही बात है, सेम ही हुआ ना। डेल्टा एल स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा, तो हमें जो बोला है लेंथ चेंज हो जाती है और ये सब, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा। तो यंग्स मॉड्यूलस सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, हम लेते हैं, तो इसके टर्म्स में आ जाएगा कि हाफ डेल्टा स्क्वायर को कंपेयर करो, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा ना, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा हमें। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और दोनों का डेल्टा एल तो सेम है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, तो ये इक्वेशन को यूज करो, आ जाएगा आंसर। तो देखो क्या लिखा है हमने, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया बाय एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, यही तो था, सिंपल। तो अब इस इक्वेशन में क्या है, हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस सेम है, हाफ सेम, तो पहला U1 कितना हो जाएगा, 2 जूल्स इज इक्वल टू हाफ यंग्स मॉडुलस y एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ, और ये तो सेम है दोनों का एक्सटेंशन, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा रेशियो। और U2 क्या हो जाएगा, कितना होना है वो निकालना है हमें, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू रेडियस बिकम्स डबल, तो ये हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर एंड लेंथ हाफ, हाफ लेंथ हो जाएगा, तो हो जाएगा L/2। ठीक है, तो अब इसको, इसका रिलेशनशिप लेके आएंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल,
एल और एल भी कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा u1 बाय u2 इज इक्वल टू 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो u2 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ u1। समझ में आ रहा है? तो u1 कितना है हमारा ऑलरेडी, u1 हम लोग निकाल सकते हैं ना, हाफ u1 हमारा 2 जूल्स है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है यार, तो 2 ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे। तो ये था हमारा, दो ही रिलेशनशिप आते हैं हमारे कि इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। सही बात है, ये रिलेशनशिप आएगा तो पाई 4r² हो जाएगा अपॉन पाई r² इंटू L1 कितना था L, और ये था L/2, सॉरी 8 हो जाएगा फिर तो ये ऊपर जाएगा ना 4 के साथ, सॉरी ये गलती हो गई थी। तो 8 टाइम्स आएगा आंसर। ठीक है, तो 8 टाइम्स मतलब 2 जूल्स है तो 16 आएगा आंसर। What will be value in joules? तो u2 is 8 times u1, so this becomes 8 into 2, तो हो जाएगा 16 joules। 16 joules is the right answer। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी पे क्वेश्चन है, एन ऑयल फॉल्स थ्रू एयर विथ अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 into 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो टर्मिनल वेलोसिटी दी गई है हमारी 5 into 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ ड्रॉप विल बी, रेडियस निकालना है हमें। क्या क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस विल बी। तो रेडियस जब हाफ हो जाएगी तब क्या होगा, ये भी पूछा गया आपको। तो देखिए, रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट निकाल सकते हैं, सॉरी ऑयल ड्रॉप निकाल सकते हैं, उसका डेंसिटी दिया गया है ऑयल ड्रॉप का 900 kg/m³। विस्कोसिटी ऑफ एयर भी दिया गया है हमें ईटा। ठीक है, एंड जी की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पर देखो, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, 2/9, 2/9 क्या था, डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी, r² था अपॉन ईटा। ठीक है, 9 ईटा 2r² रो माइनस, तो ये फ्लूइड का डेंसिटी होता है और ये डेंसिटी बॉडी का डेंसिटी होता है। ठीक है ना, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर तो ड्रॉप फॉल्स इन एयर बोला है, तो एयर का डेंसिटी हम लोग निग्लिजिबल ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो जीरो ही कर देंगे उसको। और टर्मिनल वेलोसिटी दी गई है हमको, तो हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू 2/9 r² डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप, सॉरी ऑयल ड्रॉप इंटू ग्रेविटी अपॉन ईटा। तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी 9/2 टर्मिनल वेलोसिटी इंटू ईटा अपॉन, सॉरी डेंसिटी जी। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 9/2 विस्कोसिटी की वैल्यू डाल दो, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी दी गई है। इसको सॉल्व करते हैं अब, इसको याद रखिए। नेक्स्ट इसमें
सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 इंटू वेलोसिटी इज 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन, सॉरी, इंटू विस्कोसिटी भी है ना, दैट इज 18/5 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻5 5 इंटू 10⁻⁻4 18/5 इंटू 10⁻⁻5 और नीचे था डेंसिटी दैट इज 900 इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻7 हो गया, ऊपर चला जाएगा, सारे पावर्स एक साइड ले लेते हैं और फिर 9 कैंसिल हो गया, सॉरी 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या फिर, यहाँ पे 9 बचा, दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो ये जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये 5 माइनस 10 -14 हो रहा है क्या, 7 है ना इसके साथ, -16 हो रहा है, फिर ये -16 हो रहा है, ये सही बात है। बाकी सारे कैंसिल हो गए, कुछ बचा तो नहीं है, ये 5 बचा है, अरे ये 5, सॉरी सॉरी, ये पावर नहीं है, ये तो डिवाइड बाय 5 है, 18/5 का 5 है, तो ये हो जाएगा 10⁻3, ऊपर जाएगा, ये ऑलरेडी 9 था तो 10⁻12 और ये 5 है, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 9 इंटू 10⁻⁻12 आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका आर की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, है ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। देन टर्मिनल वेलोसिटी दी गई है, रेडियस आधा हो गया, रेडियस हाफ हो गया है, चलो v इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, बाकी सारे टर्म सेम है, विस्कोसिटी सेम है, तो v डैश आर डैश स्क्वायर और v टू आर स्क्वायर, तो v की वैल्यू हमें पता है, r हमारा सेम था, तो ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू वी, तो ये हो गया हमारा आर डैश इज 2 हाफ हो गया ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है पहली वो, ठीक है। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 10⁻⁻4, सो दिस बिकम्स 1.25 इंटू 10⁻⁻4, ये वैल्यू है नए टर्मिनल वेलोसिटी की। तो जब रेडियस रिड्यूस हो जाती है हमारी, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारा, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल है, तो बहुत ही अब थेरोटिकल क्वेश्चंस है हमारे पास, तो क्या है थेरोटिकल क्वेश्चंस हमारा, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पीयर मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम से जा रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, नहीं है, स्क्वायर ऑफ रेडियस है क्या ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस सही लग रहा है, अभी किया हमने, v इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 2/9 इंटू डेंसिटी माइनस रो जी बाई ईटा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अभी जो हमने किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्फीयर, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। देन स्फीयर इज ड्रॉप जेंटली इनटू मीडियम ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, तो बहुत ऐसा बड़ा पाइप है इसके अंदर कोई स्फीयरिकल ड्रॉप गिरा है नीचे, द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स
on it, force acting downwards on it. तो पहले तो देखो, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जब जैसे बॉयंसी बढ़ती है तब वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाती है, दैट इज टर्मिनेट हो जाती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो है ना, फोर्स तो जीरो लगता है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डाउनवर्ड्स इज जीरो। फोर्स जीरो कहाँ पर है, कांस्टेंट फोर्स थ्रू आउट है क्या, नहीं है, इंक्रीजेस टू सम एक्सटेंट देन बिकम्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं लगता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि दो नेचुरल स्टेट होते हैं बॉडी के, दो नेचुरल स्टेट कौन से है कि अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो या तो बॉडी रेस्ट पे होगी तो रेस्ट पे ही रहेगी, या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहेगी। तो इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रहा है, तो इसका मतलब वहां पे फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो डिक्रीजेस फॉर सम टाइम एंड देन बिकम्स जीरो, तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सिंपल है, तो सोचो थोड़ा सा, आंसर आएगा। अ स्पीयर फॉल्स विथ टर्मिनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स अलाउड इन वैक्यूम, वैक्यूम में कहाँ टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी, देयर विल बी नो टर्मिनल वेलोसिटी। वैक्यूम में अपोजिशन फोर्स ही नहीं होगा, बॉयंसी ही नहीं होगा, तो फोर्स जीरो नहीं होगा तो फ्री फॉल करेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी ही एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। देन पार्ट 3 मैच द कॉलम बोला है आपको, वाई a metal wire of length L suspended vertically, metal wire is suspended vertically from a rigid support when a bob of mass m का bob is attached to the lower end of the wire, the elongation in the wire is, elongation के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, तो elongation in the wire मतलब डेल्टा एल निकालना है हमें, तो हमें पता है कि डेल्टा एल लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ मास इक्वल, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो mgh लेते हैं हम लोग, तो हमारे लिए तो mgl हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा, जो भी एक्सटेंड होगा उतना ही लॉस होगा जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो यही ऑप्शन है हमारा। देन इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन वायर, इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन वायर तो हमें पता है U इज इक्वल टू एफ डेल्टा एल, अभी हमने निकाला था, तो हो जाएगा हाफ इंटू एम जी डेल्टा एल, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल। तो जब वायर का स्ट्रेचिंग होता है तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन देर इज इलास्टिक पोटेंशियल इन द वायर, सही बात है, तो इलास्टिक पोटेंशियल वर्क डन के वजह से डेवलप हुआ, तो जितना हम लोग स्ट्रेच करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होते जाता है उसमें, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर इज हाफ mgl, दिया हुआ है ऑप्शन सीधा सीधा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन है, आप करो इसको, कोई टेंशन नहीं है ना, ये आसान आसान से क्वेश्चन है, वीडियो का लेंथ बढ़ाता नहीं हो, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, प्लीज़ आप इसको सॉल्व करें खुद से, और कुछ डाउट आता है तो इसमें आप पूछ सकते हैं, आंसर दिए हुए हैं नीचे, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रेफर करके सॉल्व कर लो, ठीक है। थैंक यू।